मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लैटिन मैगजीन में पहला मैगजीन है हमारा पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति। काउंटिंग बाय हेड। देखिए ये जीडीपी या इनकम वगैरह कैलकुलेट करने के लिए ये शब्द यूज होता है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। अक्सर आप देखते होंगे अखबार में कि भारत की जीडीपी डाउन जा रही है, भारत की जीडीपी पहले से बेहतर हो गई, अब ये कोरोना महामारी के चलते जीडीपी नीचे जा रही तो बदतर हो गई। ठीक है ना। अमेरिका की जीडीपी अच्छी है, जो समृद्ध देश होते हैं उनकी जीडीपी अच्छी है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट को या टोटल इनकम कितनी है और उसको डिवाइड कर देते हैं वहां की जनसंख्या से, तो वो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, तो इसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। अभी कल परसों के अखबार में ये आया था कि पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की भी भारत से आगे धीरे धीरे जा रही है। ठीक है ना। तो इसको पर कैपिटा कहते हैं। आप कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए इज फार बेटर देन इंडिया। प्रति व्यक्ति। पर इंक्यूरियम अगला लैटिन मैगजीन है पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम ए है, यू नहीं है यहाँ पे। इंक्यूरियम थ्रू inadvertence or carelessness। inadvertence और जब कोई काम असावधानी से हो जाता है, ज्यादा फिक्र न करने से हो जाता है, कोई काम आदमी सावधानी से नहीं करता और कोई गलती हो जाती है, तो इसको कहते हैं पर इंक्यूरियम। कई बार न्यायालयों के जजमेंट के बारे में पर इंक्यूरियम शब्द आता है। न्यायालय कई बार, मान लीजिए हाई कोर्ट कोई निर्णय दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट की उसके बारे में रूलिंग है, पहले से निर्णय है कि ऐसे मामले में ऐसा किया जाना चाहिए। जो वकील हैं वो भी नहीं न्यायालय के ध्यान में लाते और जज भी उस बात को भूल जाते हैं या उसको ध्यान नहीं देते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेट डाउन प्रिंसिपल्स की अनदेखी करते हुए निर्णय देते हैं, तो ऐसा निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा भविष्य के लिए। इसको पर इंक्यूरियम जजमेंट कहेंगे। ठीक है ना। ऐसे निर्णय को पर इंक्यूरियम जजमेंट कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं पर इंक्यूरियम judgments are not having binding force या do not have binding force। पर इंक्यूरियम judgments do not have binding force as precedent। प्रेसिडेंट के रूप में पूर्व निर्णय के सिद्धांत के आधार पर वह बाइंडिंग फोर्स उतना नहीं रखते पर इंक्यूरियम जजमेंट, और जब उनकी अपील होगी तो अपील में वो सेटिसाइड कर दिए जाएंगे। अगला शब्द है पर स्ट्राइप्स।
पर स्ट्राइप्स बाय स्टॉक्स, और ये स्टॉक का मतलब है हिस्सा। पर स्ट्राइप मतलब आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में एक व्यक्ति है, इसके 4 बेटे हुए। अब इन चारों बेटों के, इसके मान लीजिए 2 बेटे हैं, इसके 1 बेटा है, इसके मान लीजिए 2 बेटे हैं और इसके कोई नहीं है, औलाद नहीं है, मान लीजिए संतान नहीं है। ठीक है। अब यह व्यक्ति, अब यह संयुक्त परिवार है, ये दादाजी हैं, ये 4 भाई हैं और इन चारों भाइयों की ये संतानें हैं। ये हो सकता है इनके भी संतान हो, ऐसे किसी के 2 किसी के 3। अब ये संयुक्त परिवार है। मान लीजिए ये व्यक्ति वसीयत कर रहा है, तो जब ये वसीयत करेगा अपनी संपत्ति का, तो अपनी जो इसका पूरी संयुक्त परिवार में हिस्सा होगा। अब यहाँ पे पिता जीवित है तो इसका 1/5 हिस्सा है, और पिता नहीं रहेगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये अगर अपनी संपत्ति का डिस्पोजल करता है, वसीयत कर देता है, तो इसकी संपत्ति का हिस्सा ही इनमें बटेगा। ये पर स्ट्राइप का मतलब है। मतलब अभी यहाँ पर जब ये पिता जीवित है तो इनका सबका 1/5 है। एक बटा 5। लेकिन पिता के मर जाने के बाद इनका सबका हिस्सा हो जाएगा 1/4। अब इस 1/4 को, भले ही ये ज्वाइंट फैमिली रहे हो, अब ये मर जाएगा, अगर मान लो मर गया, भले वसीयत नहीं किया, मर गया, तो मरने के बाद इसका जो हिस्सा है इसमें ये दोनों भाई बांटेंगे, और इनका जो हिस्सा होगा इसमें इसकी संतान हिस्सा लेंगी, इसमें इसके हिस्से में इसकी संतान हिस्सा लेंगी। ये है पर स्ट्राइप्स का मतलब। बाई स्टॉक्स मतलब अपने अपना हिस्सा, बाई स्टॉक्स हिस्सा, जिसका जितना हिस्सा होगा उतना वो अपना हिस्सा लेगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक अगला मैक्सिम है प्लेनम डोमिनम। प्लेनम डोमिनियम, प्लेनम डोमिनियन का मतलब है फुल स्टॉक्स। यहां भी स्टॉक्स का मतलब है पूरे हिस्से से, फुल स्टॉक्स। अंग्रेजी में इसका मीनिंग है फुल स्टॉक्स, और हिंदी में इसको कहेंगे पूर्ण स्वामित्व। पूर्ण स्वामित्व। प्लेनम डोमिनम का मतलब है जो व्यक्ति जिसका मालिक है उसका भरपूर मनचाहा उपयोग हुआ कर सकता है, चाहे वो मेरी मोटरसाइकिल हो, चाहे वो मेरी कार हो, चाहे वो मेरा खेत हो, चाहे वो मेरा घर है। किसी व्यक्ति का उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। मैं चाहे तो उसको उपयोग करूं, चाहे तो उसको बेच दूं, चाहे तो उसको दान कर दूं, चाहे तो मोटरसाइकिल है मान लो उसको ताला लगा के रख दूं, आज से नहीं चलेगी, और चाहे तो जमीन में 10 फुट गड्ढा खोद के उसको जमीन में गाड़ दूं। कोई नहीं रोक सकता जब तक कि कानून का उल्लंघन नहीं होता। कानून द्वारा वर्जित कोई काम नहीं किया जा सकता कि ये तो मेरी मोटरसाइकिल है, मैं इसमें विस्फोटक सामग्री लेके जाऊंगा, या ये मेरा घर है यहाँ मैं विस्फोटक रखूंगा, तो वो फिर कानून का उल्लंघन हो जाए। प्लेनम डोमिनम का मतलब है पूर्ण स्वामित्व।
किसी भी चीज का जब पूर्ण स्वामित्व होता है, हम ये घड़ी मान लो रिपेयर करने के लिए दे देते हैं दुकान में, तो दुकान वाले को उस पर प्लेनम डोमिनम नहीं है। हम किसी को किराए पर मान लीजिए कार देते हैं, किराए पर मोटरसाइकिल देते हैं, तो जो मोटरसाइकिल चला रहा है, हो सकता है जो दूसरा व्यक्ति नहीं जानता हो वो उसको मालिक समझे, लेकिन वो उसका मालिक नहीं है, इसलिए प्लेनम डोमिनियम उसको नहीं है, पूर्ण स्वामित्व तो उसको नहीं है। वह व्यक्ति उसको केवल चढ़ने के लिए प्राप्त किया है, और इसलिए न उसको बेच सकता है, न दान कर सकता है, न उसको गिरवी रख सकता है, न उसको नष्ट कर सकता है। ठीक है ना? तो प्लेनम डोमिनियम मतलब पूर्ण स्वामित्व। अगला लैटिन मैक्सिम है प्रो बोनो पब्लिको। प्रो बोनो पब्लिको का मतलब होता है फॉर पब्लिक गुड। सार्वजनिक कल्याण के लिए। जब कोई हम ऐसा काम करते हैं, पहले लोग धर्मशाला बनवाते थे, कुआं बनवाते थे लोगों को पानी पीने के लिए, सड़कों के बगल में लोग शेल्टर बनवा देते थे कि राहगीर वहाँ पर ठंडा सके, गर्मी में शांत हो, अपनी गर्मी शांत कर सके, सुस्ता सके। ऐसे लोग रास्ते में धर्मशालाएं वगैरह, सराय वगैरह बनाते थे, धर्म के कार्य करते थे। आज भी लोग धर्मार्थ कार्य करते हैं, प्याऊ चलवाते हैं, तमाम तरह के परोपकारार्थ काम करते हैं। तो परोपकार की कोई सीमा नहीं है। परोपकार के लिए जब कोई व्यक्ति करता है, भले वो दान देता हो, कोई मंदिर बनवा देता हो, कोई धर्मशाला बनवा देता हो, कोई भी काम जब वो कोई व्यक्ति करता है तो उसको कहते हैं ही इज डूइंग इट प्रो बोनो पब्लिको, फॉर पब्लिक गुड, सार्वजनिक कल्याण के लिए। आप इसको कह सकते हैं ही gifted his property to a trust pro bono publico। He gifted his property to a trust pro bono publico, मतलब उसने अपनी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी सार्वजनिक कल्याण हेतु, प्रो बोनो पब्लिको। रेशियो डेसिडेंडी। Grounds for decision। Principle of the case। कल मैंने जब ओबिटर डिक्टा बताया था, आपको ध्यान होगा, ओबिटर डिक्टा के समय मैंने ये रेशियो डेसिडेंडी यानी के समझाया था। रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है? किसी भी निर्णय का एक वह आवश्यक भाग होता है जो निर्णय के पीछे कारण बताता है, रीजन फॉर डिसीजन। सामान्य तौर पर निर्णय की परिभाषा पढ़ेंगे तो निर्णय में 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है संक्षिप्त कथन, संक्षिप्त तथ्यों का वर्णन होता है कि भाई विवाद क्या है। दूसरा होता है इश्यूज, और तीसरा होता है उन इश्यूज पर निर्णय, और चौथा होता है निर्णय का कारण, क्यों ऐसा निर्णय दिया गया। तो जो निर्णय का कारण होता है, जो निर्णय का सिद्धांत होता है, जिस सिद्धांत के तहत वो निर्णय दिया जाता है, उसको रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, वो पूरा निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है।
वो निर्णय जिन विवादित पक्षकारों के बीच में था उन पर तो बाध्यकारी होता ही होता है, लेकिन वो जो सिद्धांत निकलता है उस केस का, वो आगे के लिए एक कानून के बराबर महत्व रखता है, क्योंकि वह रेशियो डेसिडेंडी होता है। रेशियो मतलब रीजन से रेशियो बना है, या रेशियो से रीजन बना है, आप ऐसे कह सकते हैं। रीजन मतलब विवेक, रीजन मतलब तर्क, रीजन मतलब कारण, और डेसिडेंडी मीन डिसीजन, वही है ग्राउंड्स फॉर डिसीजन, निर्णय का आधार। ऐसा निर्णय क्यों दिया? जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम अक्सर कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो केशवानंद भारती में हम उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। उसके पहले एक धारणा ये हुई थी, इंदिरा गांधी और उसके जो कैबिनेट के लोग थे उन लोगों का ये मानना था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जनता की चुनी हुई है और उसने संविधान बनाया है, तो ये संसद भी जनता की चुनी हुई है, और चूंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम चाहे जैसा संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे संविधान के परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इस बात को केशवानंद भारती ने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने 13 जज की बेंच, अभी तक कभी नहीं बैठी 13 जज की बेंच, लेकिन इस निर्णय में केशवानंद भारती वाले में 13 जज की बेंच बैठी थी, और 7 मेजॉरिटी जजमेंट था 7 का, और 6 माइनॉरिटी जजमेंट था जो डिसेंटिंग थे, जो उससे सहमत नहीं थे। अर्थात 6 जजों का ये मानना था कि यस, संसद चाहे जैसा संशोधन कर सकती है संविधान में, लेकिन 7 जजों का ये था कि नहीं, चाहे जैसा नहीं कर सकते, आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर या जो मूल ढांचा है उसको बनाए रखेंगे, उस पर चोट नहीं करेंगे। यद्यपि उन 7 में भी 7 एक ही तत्व पर सहमत नहीं थे कि भाई ये है बेसिक स्ट्रक्चर, किसी ने कहा ये है बेसिक स्ट्रक्चर, किसी ने कहा ये है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन इस बात पर सब 7 एक थे कि मन चाहा संशोधन संविधान में नहीं किया जा सकता। तो जब इस बात का आएगा और आपसे कोई पूछेगा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी किस केस में निकली है, तो आप आंख मूंद कर कह सकते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता, ये सिद्धांत निकला। तो ये क्या है? ये उस केस का रेशियो, जजमेंट तो होगा 1200-1300 पेज का, लेकिन उसका एक सिद्धांत है, और सिद्धांत क्या है? दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।